हेलो बच्चों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में रेयॉन की विशेषताएं यानी कि रेयॉन के जो धागे होते हैं या रेयॉन के बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर आप इनको पहचान सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं, इनका रख रखाव कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दूंगी। रेयॉन की विशेषताओं की जब बात की जाती है तो सबसे पहले जो विशेषता उसमें आती है वो होता है उसका संगठन, यानी कि किस तरीके से रेयॉन का रेशा दिखता है या कैसे बना होता है। तो रेयॉन की रचना का मूल आधार सभी पौधों के भीतर पाया जाने वाला अक्रिय तथा आकार विहीन श्वेत सेल्यूलोज पदार्थ होता है। जो मैंने आपको बताया था कि जब हम मानवकृत रेशे की बात करते हैं तो इसे मानवकृत रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को लेते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, किंतु बनाते मानव विधि से, मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे मानवकृत रेशा कहा जाता है। इसे प्राकृतिक रेशा नहीं कह सकते क्योंकि प्रकृति से चीजें जरूर ली जाती हैं, लेकिन तैयार करने की जो विधि होती है वो मनुष्य के द्वारा होती है। रासायनिक रेशा भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें जो रसायनों का हम प्रयोग करते हैं उन रसायनों में वो केवल रसायन ही नहीं होते हैं जिनसे कि रेशा बनाया जाए, इसमें हम प्राकृतिक चीजों का भी समावेश करते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक रेशा भी नहीं कहा जा सकता। ये मानवकृत रेशे कहलाते हैं। तो जब हम इनका संगठन देखते हैं तो इसमें जो सेलुलोज पदार्थ होता है वही प्रमुख रूप से दिखाई देता है। अब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक रचना की बात करते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा लगता है। जब आप रेयॉन के रेशे को देखते हैं तो मैंने जब रेयॉन का रेशा बताया था तो उसमें मैंने आपको इसके प्रकार बताए थे। दो प्रकार के होते हैं जिसमें कि जो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन होता है वो 3 प्रकार का होता है। इन तीनों प्रकार में जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अलग अलग रचना दिखाई देगी, यानी कि तीनों की ही अलग अलग रचना होती है। लेकिन हम लोग अपने इस वीडियो में रेयॉन की विशेषता की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेयॉन के रेशे की। तो जो उनकी कॉमन विशेषताएं होती हैं सिर्फ उनकी बात की जा रही है। जब हम लोग कॉमन रेशे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेशा होता है वो शीशे के समान चमक और एक समान व्यास का दिखाई देता है। यानी कि जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो इसमें एक समान चमक दिखाई देती है। पूरे रेशे में हर जगह एक ही जैसी चमक होती है और ये पूरी जगह एक समान व्यास का दिखाई देता है, यानी कि अपनी पूरी लंबाई में जो इसका व्यास है वो सभी जगह समान होता है, कहीं पर भी उभरा हुआ नहीं और कहीं पर चिपटा ऐसा दिखाई नहीं देता है। पूरी जगह एक समान व्यास का, एक समान गोलाई का ही रेशा दिखाई देता है। और मैंने ये भी बताया था कि इससे आप जितना चाहें उतनी लंबाई का धागा प्राप्त कर सकते हैं, जितने व्यास का चाहें उतने व्यास का धागा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस स्प्लिटर का चुनाव करना होगा जितना आप इसका व्यास चाहते हैं। अब अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो रेयॉन का रेशा जितनी लंबाई हो, जितनी इच्छा हो उतनी लंबाई का बनाया जा सकता है। इसके लंबे तथा छोटे ही दोनों ही प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं। लंबे रेशे जो होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं और उनसे बने वस्त्र चिकने होते हैं और वो जो वस्त्र होते हैं उनमें चमक सभी जगह समान रूप से दिखाई देती है। लेकिन जो छोटे रेशे होते हैं यानी कि जो स्पन रेयॉन होते हैं उनसे बने वस्त्र फुज्जी वाले होते हैं, जगह जगह पर उनके रेशे निकले होते हैं, इसलिए वो आपको एकदम स्मूथ नहीं दिखाई देंगे, एकदम चिकने नहीं दिखाई देंगे, थोड़े से उभरे हुए दिखाई देंगे क्योंकि उनको बनाने के लिए हम लोग छोटे रेशों का प्रयोग करते ही हैं। उनमें वो गुण लाने के लिए ही इन रेशों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई रेयॉन का संगठन, उसकी माइक्रोस्कोपिक संरचना और उसकी लंबाई, जो कॉमन रेयॉन की विशेषताएं। अब हम लोग अगर उसकी मजबूती की बात करें कि जो रेयॉन का रेशा होता है उसमें कितनी मजबूती पाई जाती है, तो इसमें सिल्क यानी कि रेशम की 1/3 मजबूती रहती है। जितना रेशम मजबूत होता है ये उतना मजबूत तो नहीं होता है, लेकिन उसके बराबर कुछ मजबूती इसमें पाई जाती है। ये रेशा सभी प्राकृतिक रेशों से निर्बल होता है। अगर हम लोग कपास, लिनन, ऊन, रेशम, जूट, किसी भी रेशे की बात करें तो जितने भी हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं उन सबसे ये रेशा कमजोर माना जाता है। इनसे बने वस्त्र काफी टिकाऊ, सस्ते और अच्छी कार्य क्षमता से युक्त होते हैं क्योंकि जब हम इनमें रसायनों का प्रयोग करके रेशा बनाते हैं तो उनमें इनकी मजबूती को अच्छा करने के लिए, इनकी कार्य क्षमता को अच्छा बनाने के लिए गुड़ डाले जाते हैं और उन पर जो बटाई की प्रक्रिया की जाती है या उन पे जो हम लोग अन्य प्रोसेस करके उन या परिसज्जा दे करके उनके जो वस्त्र होते हैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो रेयॉन की जब मजबूती की बात आती है तो रेयॉन का रेशा उतना मजबूत नहीं माना जाता है जितना कि अन्य प्राकृतिक रेशे होते हैं। अब इसके रंग और चमक की बात करें
तो जो रेयॉन का रेशा होता है वो श्वेत रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। इसे रंगीन बनाने के लिए रेशे के घोल में ही रंग मिला दिया जाता है। जब हम लोग रंगाई द्वारा परिचर्या की बात कर रहे थे, तो जब उसमें रेशों को रंगना होता था, यानी कि हमें कलरफुल रेशे बनाने होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जिस घोल से हमको रेशा बनाना होता था उसी घोल में हम लोग क्या करते थे, रंग को डाल देते थे। या जब हमें धागा बनाना होता था तो उस घोल में, रंग के घोल में हम लोग उस रेशों को, अगर हम लोग प्राकृतिक रेशे की बात कर रहे हैं तो उन रेशों को हम उस घोल में डाल देते थे, जिससे वो रेशे रंग जाते थे। और जब उनकी कताई बटाई करके उनसे धागा बनाया जाता था तो वो धागा उस कलर का हो जाता था जिस कलर का हमने उन्हें रंगा होता था। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस किया जाता है। वैसे तो रेयॉन का रेशा सफेद रंग का होता है, लेकिन अगर हमें इसे रंगीन बनाना है तो हम जिस रंग में चाहें उस रंग के घोल में उस रंग को इस रेशे बनाने वाले घोल में, जब हम लोग सेल्यूलोज और रसायनों का प्रयोग करके घोल तैयार कर रहे होते हैं, उसी समय उनमें रंग डाल दिया जाता है, जिससे हमें रंगीन रेशा प्राप्त हो जाता है। इसकी चमक को भी मनचाहा बनाया जा सकता है। जब हमने इसकी चमक कम करने की प्रक्रिया बताई थी तो उसमें ये बताया था आपको कि जितनी चमक चाहिए उतने परिणाम को हम लोग निश्चित करके उतनी चमक हम इसमें रख सकते हैं। तो जब रेयॉन का रेशा बनाया जाता है तो उस समय ये दोनों ही चीजें, दोनों क्या, अभी तो तीनों ही चीजें अपने हिसाब से रखी जा सकती है। कितनी हमको उसकी मजबूती रखनी है, या जब हम उससे वस्त्र बनाएंगे तो वस्त्र पर परिचर्या करके उसकी मजबूती को कितना बढ़ाया जा सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। या फिर जब हम लोग इसकी रंग और चमक की बात करते हैं तो कितना हमें किस रंग का हमें रेशा बनाना है वो भी हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या कितनी उसकी चमक रखनी है ये भी हम अपने हिसाब से निश्चित कर सकते हैं। रेयॉन का रेशा गीला हो जाने पर अपनी 40 से 70% शक्ति खो बैठता है। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊन के साथ होता है कि जब ऊन का रेशा गीला होता है या उसको धुला जाता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए ऊन से बने वस्त्रों को डायरेक्ट हम लोग फैलाते नहीं हैं, क्योंकि जब वो रेशे जो हैं वो निर्बल पड़ जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो रेयॉन का जो रेशा होता है वो भी जब गीला होता है तो उस समय उसकी शक्ति कम होती है। अगर उस पर ज्यादा झटका दिया जाए या उसको ज्यादा खींचा ताना जाए तो उसके रेशे डैमेज हो सकते हैं या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये तो था रेयॉन के रेशे में कितनी मजबूती और उनकी रंग और चमक की विशेषताएं। अब हम लोग बात करते हैं कि रेयॉन के रेशे की प्रत्यास्थता कैसी होती है और उसमें कैसी प्रतिस्कंधता पाई जाती है। प्रत्यास्था, अपनी अच्छी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है इसमें। दब जाने या क्रश हो जाने पर यह पुनः अपने आप ठीक हो जाता है। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं कि जो रेयॉन से बने हुए वस्त्र होते हैं उनकी जब हम लोग तह लगाकर रख देते हैं तो क्या होता है कि वो उस तह पर निशान पड़ जाता है। या अगर उनको हम लोगों ने कई बार फोल्ड करके रख दिया तो उस फोल्ड पर एक निशान पड़ जाता है। तो जो कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जैसे जो कपास का है या कॉटन का कपड़े होते हैं, उनपे उस क्रश को हटाने के लिए प्रेस करना या फिर कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे उसका निशान हट जाए। लेकिन जो रेयॉन का रेशा होता है उसमें ये गुण होता है कि जब आप उस वस्त्र को फैला देंगे या कहीं पर टांग देंगे तो अपने आप वो दब जाने या क्रश हो जाने वाला निशान हट जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा उसमें क्रश पड़ जाने पर उन कपड़ों को हल्का सा धो करके और तार पर फैला देने के बाद वो पुनः अपने आप सीधे हो जाते हैं। तो इनमें अच्छी प्रत्यास्थता का गुण माना जाता है। ऐसे ही इनमें प्रतिस्कंधता का गुण भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऊन और सिल्क से ये प्रतिस्कंधता कम होती है। अधिक समय तक फैले रहने पर ये फैल जाते हैं। जैसे ऊन के जो वस्त्र होते हैं आप उनको जितना चाहो फैला दो, फिर छोड़ने पर वो पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं, मतलब जितने में होते हैं उतना ही सिकुड़ कर हो जाते हैं। जो रेयॉन का वस्त्र होता है उसमें भी ये गुण पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना ऊन और सिल्क में होता है। अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक या बहुत अधिक समय तक खींच कर रखते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ये पुनः अपने स्थान पर या अपनी जितना इनका था पहले उतना सिकुड़ कर नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है वो फैल जाते हैं। तो प्रतिस्कंधता का गुण अच्छा होता है, लेकिन ऊन और रेशम से थोड़ा कम होता है। जब आप रेयॉन से बने वस्त्रों को या रेयॉन से बने वस्त्रों की जब परिधान बनाते हैं या जब रेयॉन से बने हुए वस्त्रों से पहनने योग्य वस्त्र बनाए जाते हैं तो इसके इस गुण के कारण भी इसको लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि इससे जो वस्त्र है उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो लोग इसकी डिमांड ज्यादा करते हैं कि रेयॉन के वस्त्रों से ही परिधान, जो पहनने योग्य परिधान है, उनको तैयार किया जाए। अब हम लोग इसमें ताप संवहन यानी कि ताप को सहने की क्षमता कितनी होती है। जो कुप्रोमोनियम रेयॉन होता है, जब रेयॉन में हम लोग पुनरुत्पादित रेयॉन की बात करते हैं तो उसमें जो
कुप्रोमोनियम रेयॉन होता है वो ताप का अच्छा संवाहक माना जाता है, जबकि उसी में एसीटेट जो रेयॉन है वो ताप के बुरे संवाहक माने जाते हैं। तो जो रेयॉन के प्रकार होते हैं, मैंने बताया था कि वो प्रकार किस पे डिपेंड करते हैं, उनमें हमने जो सेल्यूलोज यूज किया है वो किसका है, उनको जो घोल बनाने के लिए रसायन यूज किए जा रहे हैं वो कौन कौन से रसायन पड़े हैं, और किन विधियों का प्रयोग किया गया है उनको बनाने के लिए। तो इस आधार पर इनके जो ताप सहने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग हो जाती है। कुछ रेयॉन जो होते हैं उनके वस्त्र शीतलता प्रदान करते हैं, कुछ जो होते हैं वो गर्मी का अनुभव भी कराते हैं। तो जो ताप सहने की क्षमता होती है वो इनके प्रकार पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। अब हम इसमें सलवट प्रतिरोधकता देखें तो ये शक्ति रेयॉन में कम होती है, अर्थात सलवट पड़ जाने पर कुछ देर बाद हट जाती है। यानी कि अगर हम इससे सलवट वाले वस्त्र तैयार करें तो इनमें सलवट वाले वस्त्र तैयार करने के लिए हमको सलवट प्रतिरोधी प्रतिसज्जा उनके ऊपर करनी होगी, जिससे कि सलवट उन पर पड़ जाए और लंबे समय तक चले। क्योंकि अगर इन पर जैसा मैंने बताया था कि जब इनको हम लोग फोल्ड करके रखते हैं और फिर सीधा करते हैं तो जल्दी ही वो फोल्ड के निशान हट जाते हैं, तो सेम वही गुण यहाँ पर भी आ जाता है कि सलवट जो पड़ जाने पर कुछ देर बाद अपने आप हट जाती है, यानी कि बहुत देर तक ये इसको बनाकर नहीं रखते हैं। तो इन पर सलवट देने के लिए या डालने के लिए अतिरिक्त परिचर्या की जाती है। अब घर्षण का प्रभाव, यानी कि जब हम लोग रेयॉन के वस्त्रों को धोते हैं या वो रगड़े जाते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रगड़ पर घर्षण के रगड़ने पर या घर्षण पड़ने पर जो वस्त्र होते हैं वो निर्बल पड़ जाते हैं, उनके रेशे जो होते हैं वो टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और जहां पर रगड़ पड़ती है या घर्षण पड़ता है वहां पर वो रेशा जो है वो अपनी चमक भी खो देता है। और विशेषकर ये चीज तब होती है जब आप रेयॉन के वस्त्रों को धो रहे होते हैं, इसलिए कहा गया है क्योंकि जब रेयॉन का वस्त्र गीला होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, उस समय रगड़ पड़ने पर या रगड़ने पर वो रेशे जल्दी टूट जाते हैं या रगड़ पड़ने पर वो जल्दी ही घिस जाते हैं, उस जगह पर वो कमजोर हो जाते हैं, और इसलिए वहां पे उनकी जो चमक होती है वो भी जो है वो कम दिखने लगती है। वैसे तो जो रेयॉन की चमक होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जल्दी खत्म नहीं होती है, लेकिन अधिक रगड़ने पर या उनको बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त करने पर वो चमक जो है वो अपने आप खत्म होने लगती है, धीरे धीरे हटने लगती है। तो रेयॉन के रेशे जो होते हैं उन से बने जो वस्त्र होते हैं उनको बहुत ज्यादा रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, उन्हें हल्की धुलाई के द्वारा ही इन वस्त्रों को धोना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सूखे ताप का प्रभाव, कि जो रेयॉन का रेशा होता है उसमें सूखे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। सभी मानवकृत रेशों में ताप संवेदनशीलता अधिक होती है, यानी कि इन पर गर्म इस्त्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम इन पर गर्म इस्त्री का प्रयोग करते हैं, गर्म प्रेस से प्रेस करते हैं, तो जो इसके यॉर्न होते हैं, जो रेशे होते हैं इसके, वो चपटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कपड़ा है वो या तो फैल जाता है या जो उसकी चमक है वो कम हो जाती है, या कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म इस्त्री करने पर वो चमक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो कपड़ा उस जगह पर बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है, यानी कि अलग सा दिखाई देने लगता है। इसलिए इस पे जब प्रेस किया जाता है तो जो प्रेस होता है उसको कम गर्म रखना चाहिए, क्योंकि इस पर सलवट जल्दी नहीं पड़ती है, तो बहुत ज्यादा गर्म प्रेस करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। रेयॉन के वस्त्रों में तीव्र ज्वलनशीलता पाई जाती है, यानी कि जब इन वस्त्रों को जलाया जाता है तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जल्दी जलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लौ हटाई जाती है तो वो बुझ जाते हैं और उनके किनारों पर छोटे छोटे दाने यानी गांठ जैसी दिखाई देने लगती है। तो आप इससे भी रेयॉन की पहचान कर सकते हैं कि जब हम रेयॉन के वस्त्रों को जलाते हैं तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जल्दी जलने लगते हैं, और जैसे ही लौ को हटाया जाता है तो ये बुझ जाते हैं, और बुझने के साथ ही उनके कोनों पर, जो जला हुआ कोना होता है, उन कोनों पर गांठ जैसी संरचना दिखाई देने लगती है, जो ये बताती है कि ये वस्त्र प्राकृतिक और रासायनिक दोनों के मिश्रण से मानव द्वारा बनाया गया रेशा है। ब्लीच के प्रभाव की बात करें तो जैसे सूती वस्त्र पर जो हल्के ब्लीच प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही इन पर भी हल्के ब्लीच का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुत जो कड़े ब्लीच होते हैं या जो बहुत तीव्र ब्लीच होते हैं, उनका प्रयोग करने पर रेयॉन का जो रेशा होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी चमक को खो सकते हैं, अपनी मजबूती को भी खो सकते हैं। इसलिए इन पर जो सूती वस्त्रों पर घरेलू ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं घरेलू ब्लीच का प्रयोग रेयॉन के वस्त्रों पर भी किया जाना चाहिए। अब अगर हम लोग क्षार और अम्ल के प्रभाव की बात करें तो जो रेयॉन का रेशा होता है उसमें अम्ल के गर्म
तनु घोल तथा ठंडे सांद्र घोल दोनों से ही रेसे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि इस पे हमें जो अम्ल होता है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका चाहे गर्म तनु घोल हो या सांद्र ठंडा घोल हो, दोनों से ही इसके रेसे क्षतिग्रस्त होते हैं, दोनों से ही इनके रेसों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए अम्ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन रेसों में क्षार को सहने की क्षमता होती है, यानी कि जो क्षार होते हैं उनसे इनको उतनी हानि नहीं पहुंचती है। क्षार के गर्म घोल से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें धोने के लिए हल्के और कोमल साबुनों का मृदु साबुनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए या ताजे पानी का प्रयोग करना चाहिए, इससे ये वस्त्र जल्दी साफ हो जाते हैं और स्वच्छ दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग रेयॉन के रेशे की बात करें तो जैसे कपास का रेशा होता है कि इसमें फफूंद जल्दी नहीं लगती है, लेकिन अगर इन्हें नम स्थान पर बहुत लंबे समय तक रख दिया जाए तो फफूंद लग सकती है। और जब हम इन पे पसीने की बात करते हैं तो ये जल्दी पसीने के संपर्क में आने के बाद खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन लगातार पसीने का प्रभाव पड़ते रहने से ये इनकी जो चमक होती है वो हल्की मंद हो जाती है, क्योंकि उस जगह पर घिसाव होने लगता है और रगड़ या घिसाव से उनकी जो चमक है वो कम हो जाती है और मजबूती उस जगह की हट जाती है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश का प्रभाव भी इन पर जल्दी नहीं पड़ता है, इनकी जो चमक है वो लंबे समय तक बनी रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा सूर्य के प्रकाश में रहने पर या छोड़ देने पर इनकी चमक में प्रभाव दिखाई देने लगता है। और जब हम लोग इन पर क्या कहते हैं, इनको संग्रहित करने की बात करते हैं, अगर इनको रखने के रख रखाव की बात करते हैं तो इन जो रेयॉन के वस्त्र होते हैं इनके रख रखाव में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इनको नमी से बचाना होता है, यानी वस्त्र नम नहीं होने चाहिए, सूखे होने चाहिए प्रॉपर। और जब हम इनको जहाँ पर रखते हैं वो स्थान भी बहुत ज़्यादा सांद्र या नम नहीं होना चाहिए, सूखा स्थान होना चाहिए, तो ये वस्त्र लंबे समय तक चलते हैं। इसीलिए इन वस्त्रों का प्रयोग पर्दे बनाने में या जो परिसज्जा के योग्य वस्त्र होते हैं उनको बनाने में, पहनने योग्य परिधान बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, उम्मीद है आपको रेयॉन की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। इनके प्रकार की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं दी गई है, आगे जब आपको इनकी आवश्यकता होगी, आगे जब कभी आपको इनके प्रकार के बारे में पढ़ना होगा और इनके प्रकार की विशेषताओं के बारे में पढ़ना होगा तो उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल आपके जो सिलेबस में रेयॉन और कैसे बनता है, रेयॉन क्या होता है, कैसे इसको से रेशा बनाया जाता है, इन रेशों को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं और इन रेशों के क्या गुण होते हैं या जो विधियां हैं उन विधियों में कौन कौन सी विधि से इनके प्रकार में भिन्नता लाई जाती है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो निकल कर आते हैं और वो सारी चीजें आपको अपने इन दोनों वीडियो में आराम से मिल जाएगी। धन्यवाद।